आज का हमारा टॉपिक है एमिनोग्लोबुलिन्स। एमिनोग्लोबुलिन्स को हम एंटीबॉडीज़ भी कहते हैं। ये एमिनोग्लोबुलिन्स एक्चुअली ग्लाइकोप्रोटीन्स होता है। क्या होता है? ग्लाइकोप्रोटीन्स मीन्स ये एक कंजुगेटेड प्रोटीन है जिसके साथ कार्बोहाइड्रेट रेजिड्यूस जुड़ा रहता है, इसलिए इनको हम ग्लाइकोप्रोटीन्स कहते हैं। ग्लाइकोस मीन्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स मीन्स प्रोटीन्स। तो ये ग्लाइकोप्रोटीन्स चूँकि बॉडी की प्रोटेक्शन के लिए, इम्यूनिटी के लिए यूज़ होती है, इनको हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स कहते हैं। ठीक है। इम्यूनो मीन्स इट इज़ यूज्ड फॉर इम्यूनिटी against pathogenic microorganisms for protection of the body, and these are globular proteins, so these are called globulins. So these globular proteins that are used for protection of body against the pathogenic microorganisms for immunity of the body are called as immunoglobulins, simply also called as antibodies. These are glycoproteins actually. ये ग्लाइकोप्रोटीन्स जिनको हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स कहते हैं, अगर हम उनकी स्ट्रक्चर पे थोड़ा सा नज़र मारेंगे तो ये 4 पॉलीपेप्टाइड से मिलकर बना होता है। कितने? 1, 2, 3 और 4। ठीक है। 4 पॉलीपेप्टाइड से मिलकर ये एंटीबॉडीज़ या इम्यूनोग्लोबुलिन्स बनते हैं। ठीक है। तो कुछ इम्यूनोग्लोबुलिन्स में इससे ज़्यादा भी हैं, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है इम्यूनोग्लोबुलिन्स का, अगर हम उस पर गौर करेंगे तो ये 4 पॉलीपेप्टाइड से मिलकर बना होता है। जो 2 लंबे पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं इनको हम कहते हैं हैवी चेन्स। क्या कहते हैं? हैवी चेन्स, HEAVY, हैवी चेन्स। और जो छोटे चेन हैं इसको हम लाइट चेन्स कहते हैं। तो 2 हैवी चेन, 2 हैवी चेन और 2 लाइट चेन से मिलकर बना होता है ना। तो इसको हम शॉर्ट अगर फार्मूला बनाएंगे तो L2H2, 2 हैवी चेन्स एंड 2 लाइट चेन्स से मिलकर ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स बनते हैं। ठीक है। ओके। हर हैवी चेन और लाइट चेन के 2 रीजन्स हैं, 2 ख़ास किस्म के रीजन हैं। ये जो वाई शेप का ये जो मॉलिक्यूल है उसके जो आर्म्स हैं, आर्म्स का जो एंड है एंटीबॉडी का या इम्यूनोग्लोबुलिन्स का, वो वेरिएबल होता है। ठीक है। वो उनमें जो अमीनो एसिड्स है वो वेरी होती है, चेंज होती है। तो इसलिए हम इन हिस्सों को वेरिएबल रीजन्स कहते हैं। चूँकि ये लाइट है, ये वाला स्मॉल चेन जो है लाइट चेन है, उसका जो एंड है VL लिखा हुआ है यहाँ पर, तो है ये लाइट चेन, लेकिन इसका ये वेरिएबल रीजन है तो VL हो गया। V फॉर वेरिएबल, L फॉर लाइट। तो VL इज़ द वेरिएबल रीजन ऑफ लाइट चेन। सिमिलरली उसी के साथ आप देखो ये हैवी चेन का यहाँ VH लिखा हुआ है। VH मीन्स V for variable and H for heavy chain. So it is the variable region of heavy chain. So the end of the arms of the Y-shaped molecule are variable that are named as VL and VH. VH stands for variable region of heavy chain, जैसे यहाँ पर है ये और ये, और ये VL स्टैंड्स फॉर वेरिएबल रीजन ऑफ लाइट चेन। यहाँ पर जो है ये, और यहाँ पर VL लिखा हुआ है। ठीक है। तो इस पॉलीपेप्टाइड चेन का जो अमाइनो एंड है, ठीक है, हर पॉलीपेप्टाइड चेन का 2 एंड होता है। एक कार्बोक्सी टर्मिनल होता है, जैसे यहाँ पर है, जिस साइड में कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होती है, COH ग्रुप, और उसी पॉलीपेप्टाइड चेन का दूसरा एंड जो है वो अमाइनो एंड होती है, जिस साइड में अमाइनो ग्रुप होती है। तो ये वेरिएबल रीजन वाले साइड में अमाइनो एंड है, इसलिए वहाँ पर
एंड पर आप देख सकते हो यहाँ पर NH लिखा हुआ है, NH3, ठीक है। ये तो these are the N terminal and these are the C terminus of the polypeptide chain। छोड़ो, तो सिंपली आप समझ गए कि एक इम्यूनोग्लोबुलिन के 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती है, 2 लाइट चेन एंड 2 हैवी चेन्स, 2 लाइट चेन्स और 2 हैवी चेन्स होती है। समझ गया। ये जो चेन्स हैं ये आपस में जुड़ा रहता है डाइसल्फाइड बॉन्ड के साथ या डाइसल्फाइड लिंकेज के साथ। जैसे आप ये हैवी चेन और हैवी चेन के बीच में यहाँ आप देख सकते हो डाइसल्फाइड बॉन्ड्स है, 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। द 2 हैवी चेन्स आर लिंक टुगेदर बाय 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, यहाँ आप देख सकते हो। और सिमिलरली हैवी चेन और लाइट चेन के बीच में भी डाइसल्फाइड लिंकेज है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये और ये। द लाइट चेन एंड द हैवी चेन आर लिंक टुगेदर बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड्स and the heavy chain and heavy chain are also linked together by disulfide bonds। ठीक है, ये भी आप समझ गए। अच्छा, तो वेरिएबल रीजन तो आप समझ गए। इसके बाद जो बाकी रीजन होता है, ये जो एंड है ये तो वेरिएबल हो गया, लेकिन जो बाकी हिस्सा है उसको हम कांस्टेंट रीजन कहते हैं। कांस्टेंट, क्योंकि जब ये वेरिएबल है तो ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट मीन्स ये चेंज नहीं होता, इनमें जो अमीनो एसिड है वो चेंज नहीं होता, ठीक है, इसलिए इनको हम कांस्टेंट रीजन कहते हैं। तो यहाँ पर जो आप देख सकते हो लाइट चेन का, ये लाइट चेन है, यहाँ दिखाता हूँ मैं, ये लाइट चेन है, लाइट चेन का ये जो आप देख सकते हो यहाँ पर ब्लू वाला रीजन, इसमें लिखा है Cl। तो C स्टैंड्स फॉर कांस्टेंट, L स्टैंड्स फॉर लाइट। तो ये है तो लाइट चेन और उसका ही जो ब्लू पार्ट है ये कांस्टेंट रीजन है। सिमिलरली दूसरे लाइट चेन में आप देख सकते हो यहाँ पर Cl लिखा है, तो Cl इज़ द कांस्टेंट रीजन ऑफ लाइट चेन। उसी तरह से आप हैवी चेन पर अगर आप नज़र मारेंगे तो यहाँ ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा कांस्टेंट रीजन है। तो इस कांस्टेंट रीजन के भी, हैवी चेन की कांस्टेंट रीजन के भी इसके कई रीजन हैं। जो वेरिएबल रीजन के नज़दीक है उसको हम CH1 लिखा हुआ है ना। दिस इज़ द फर्स्ट कांस्टेंट रीजन ऑफ हैवी चेन। इसके बाद नेक्स्ट है CH2, जो रेड में है CH2, दिस इज़ द कांस्टेंट रीजन ऑफ हैवी चेन, सेकंड कांस्टेंट रीजन ऑफ हैवी चेन। एंड CH3 लिखा है लास्ट में पर्पल में कार्बोक्सिल एंड के पास, तो वो है द थर्ड कांस्टेंट रीजन ऑफ हैवी चेन CH3। CH3 stands for the constant region of heavy chain but the third constant region। ठीक है, तो हैवी चेन में 3 कांस्टेंट रीजन है और लाइट चेन में एक ही कांस्टेंट रीजन है। तो ये जो Cl, Vl, CH1, CH2, CH3 ये सब क्या है ये आपको मालूम हो गया, ठीक है। तो हैवी चेन के 3 कांस्टेंट रीजन है, एक वेरिएबल रीजन है। लाइट चेन के एक कांस्टेंट रीजन है और एक वेरिएबल रीजन है, ठीक। 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स आपस में लिंक रहता है डाइसल्फाइड बॉन्ड्स के साथ, ये भी आप समझ गए। और इन पॉलीपेप्टाइड चेन का जो वाई शेप्ड मॉलिक्यूल है उसका जो वाई वाला आर्म है उसके एंड पर अमाइनो टर्मिनल है और वही अमाइनो टर्मिनल वाला एंड जो है वो वेरिएबल है, ठीक है। एक्चुअली यही वो पार्ट है जो एंटीजन के साथ बाइंड होती है, ठीक है। एंटीजन के साथ जो बाइंड होती है, एंटीजन मीन्स जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है, एंटीबॉडी जनरेट करता है, उसको हम एंटीजन कहते हैं। एंटीजन वो मॉलिक्यूल होता है, एंटीजन के नाम से ही पता चल जाता है। एंटी मतलब एंटीबॉडी, जन मीन्स जनरेटिंग, एंटीबॉडी जनरेटिंग मॉलिक्यूल कोई भी हो, कोई वो माइक्रोब हो सकता है, कोई बैक्टीरिया हो सकता है, कोई वायरस हो सकता है, या कोई और चीज़, कोई कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल हो सकता है, कोई एक प्रोटीन हो सकता है जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर सकता है, एंटीबॉडी जनरेट कर सकता है, उस मॉलिक्यूल को आप एंटीजन कहते हैं। तो बॉडी में अगर कोई ऐसा मॉलिक्यूल जो एंटीबॉडी जनरेट कर सकता है दाखिल होता है
तो वो एंटीबॉडी जनरेट करता है, इसलिए उस सबस्टेंस को हम एंटीजन कहते हैं, एंटीबॉडी जनरेटिंग मॉलिक्यूल। ठीक है, तो जब कोई एंटीजन बॉडी में दाखिल होता है तो वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है। कैसे करता है मैं बाद में बताऊंगा। जैसे ही वो एंटीजन एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है तो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होने के बाद वो एंटीबॉडी उसी एंटीजन के साथ बाइंड होती है। जिस एंटीजन ने एंटीबॉडी प्रोड्यूस करवाया उसी एंटीजन के साथ एंटीबॉडी बाइंड होती है, मगर किस साइड से बाइंड होती है, तो एंटीजन के साथ एंटीबॉडी बाइंड होती है इस वेरिएबल रीजन के साथ। ये वेरिएबल इसलिए वजह से है क्योंकि ये कई किस्म के एंटीजन के साथ बाइंड हो सकता है। ठीक है, वेरिएबल होने की वजह से, समझ गया। तो ये वाला पार्ट जो वेरिएबल है ये एंटीजन बाइंडिंग फ्रैगमेंट है। ठीक है, ये वेरिएबल रीजन है और यही पार्ट एंटीजन बाइंडिंग रीजन भी कहते हैं। तो इसी पार्ट को यहाँ लिखा हुआ है FAB। ठीक है, FAB मीन्स फ्रैगमेंट, AB मीन्स एंटीजन बाइंडिंग, यहाँ लिखा हुआ है FAB रीजन। तो एक एंटीबॉडी के दो और रीजन कर सकते हैं हम, अलग अलग से क्लासीफाई कर सकते हैं। और हम कांस्टेंट और वेरिएबल के हिसाब से करेंगे तो ये इसके और पार्ट हो सकते हैं। अगर हम दूसरी तरीके से दूसरे कॉन्टेक्स्ट में इसके पार्ट करेंगे तो और भी पार्ट हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम फ्रैगमेंट के हिसाब से बात करेंगे तो इसके दो फ्रैगमेंट है, एक एंटीबॉडी के दो फ्रैगमेंट है। एक फ्रैगमेंट उसका वो है जो एंटीजन के साथ बाइंड हो सकती है, जैसे ये वाला पार्ट, इससे ऊपर वाला, इसको हम FAB रीजन कहते हैं, यानी एंटीजन बाइंडिंग फ्रैगमेंट। और जो बाकी रेस्ट ऑफ द फ्रैगमेंट है एंटीबॉडी का, वो एंटीजन के साथ बाइंड नहीं होता है। ठीक है, बल्कि वो एंटीबॉडी क्योंकि प्रोटीन है उसको आराम से क्रिस्टलाइज होने में मदद करता है, इसलिए उसको हम FC रीजन कहते हैं। FC मीन्स फ्रैगमेंट, F फॉर फ्रैगमेंट, C फॉर क्रिस्टलाइजेबल। तो क्रिस्टलाइजेबल फ्रैगमेंट है ये जो नीचे वाला पार्ट है। तो दिस पार्ट की वजह से ये फ्रैगमेंट की वजह से एंटीबॉडी आराम से क्रिस्टलाइज हो सकते हैं, क्रिस्टल बन सकते हैं, इसलिए इसको हम क्रिस्टलाइजेबल फ्रैगमेंट कहते हैं। ठीक है, तो एंटीबॉडी के कितने फ्रैगमेंट्स है? दो फ्रैगमेंट्स है। एक फ्रैगमेंट जो एंटीजन के साथ बाइंड हो सकती है FAB रीजन, दूसरा फ्रैगमेंट क्रिस्टलाइजेबल है FC रीजन। तो फ्रैगमेंट के हिसाब से दो रीजन है। तो अगर हम वेरिएबल और कांस्टेंट के हिसाब से देखेंगे तो इसके और दो पार्ट हो सकते हैं, एक है वेरिएबल, दूसरा है कांस्टेंट। लाइट चेन के एक वेरिएबल एक कांस्टेंट रीजन है, लेकिन हैवी चेन की एक वेरिएबल रीजन है और 3 कांस्टेंट रीजन है। ये आपको समझ आ गया? ठीक है, ओके। तो या अब तक आपने एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर समझ लिए। कांस्टेंट रीजन क्या है, वेरिएबल रीजन क्या है, FC रीजन क्या है, FAB रीजन क्या है, वेरिएबल पार्ट कौन सा है और कांस्टेंट पार्ट कौन सा है। ठीक है, इसके हैवी चेन है ये लाइट चेन है। और एक चीज़ यहाँ पर आपको ये बताना चाहूँगा कि जो हैवी चेन है, यहाँ जो हैवी चेन है, हैवी चेन का जो CH1 और CH2 है, देखो ये CH1 कांस्टेंट रीजन, ये CH2 कांस्टेंट रीजन, उसके बीच में एक छोटा सा चेन है, उसको हम J चेन कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉरी हिंज रीजन कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंज रीजन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, हिंज रीजन। ये जो यहाँ पर इस तरह से कॉइल्ड है, यहाँ पर पॉलीपेप्टाइड चेन कॉइल्ड है, इसको कहते हैं हम हिंज रीजन। हिंज मीन्स हाँ इसका तो कब्जा है ये। इस हिंज की वजह से क्या होती है, ये जो वाई का आर्म है, वाई का जो आर्म है, ये इस तरह से नज़दीक भी आ सकता है आपस में, यहाँ से दूर भी जा सकता है। तो कब्जे की तरह ये अंदर बाहर जा सकता है ये वाला पार्ट। ये दोनों इस तरह से क्लोज भी आ सकता है, ये थोड़ा सा आपस से दूर भी हो सकता है इस हिंज रीजन की वजह से। ठीक है, तो एंटीबॉडी में एक हिंज रीजन भी होता है, याद रखना। मगर हिंज रीजन किस किस एंटीबॉडी में होता है ये यहाँ पर बताऊँगा।
एक्चुअली एंटीबॉडी की अगर हम टाइप्स की बात करेंगे तो एंटीबॉडी 5 टाइप का होता है। कितने टाइप का? 5 टाइप की एंटीबॉडी होती है। एंटीबॉडी ए है, एंटीबॉडी डी है, एंटीबॉडी जी है, एंटीबॉडी ई है, एंटीबॉडी एम है। ठीक है, ए डी जी ई एम, ये 5 किस्म के एंटीबॉडी होता है। इनमें से एंटीबॉडी जी ए डी याद रखना, कौन सा? जी, एंटीबॉडी जी, एंटीबॉडी ए, एंटीबॉडी डी, इन तीनों में ये हिंज रीजन होता है। तो ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि विच ऑफ द एंटीबॉडीज हैव हिंज रीजन। हिंज रीजन जे चेन नहीं, हिंज रीजन वो होता है जी में, ए में और डी में। तो बाकी कौन बच गया? ई और एम में नहीं होता। एंटीबॉडी ई और एम में नहीं होता। इसके टाइप्स हम आगे जिक्र करेंगे। मिसाल जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर एंटीबॉडी के 5 किस्म को यहाँ दिखाया गया है। ये जो है एंटीबॉडी एम है, इसके 5 सब यूनिट्स हैं, 1 2 3 4 5, इसलिए इसको कहते हैं पेंटामेरिक। पेंटामेरिक है, पेंटा मीन्स 5। कौन सा एंटीबॉडी पेंटामेरिक है? IgM, याद रखना। IgA जो है, जो यहाँ पर है आपको दिखाई दे रहा है, ये है डायमेरिक। डायमेरिक 2 यूनिट है इसका। ठीक है, डायमेरिक है। कौन सा एंटीबॉडी डायमेरिक है? IgA। बाकी सब मोनोमर है, जैसे IgD है, ये IgE है, ये IgG है। तो GED ये तीनों जो है मोनोमेरिक है। मोनोमेरिक 1 यूनिट का बना हुआ है। बाकी IgM जो है वो पेंटामेरिक है, IgA जो है वो डायमेरिक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, इनमें से क्योंकि जो जिसके बहुत सारे सब यूनिट हैं, मिसाल जैसे IgM है, IgA है, इन सब यूनिट्स को जोड़ने के लिए एक ख़ास चेन है। यहाँ पर देखो, ये चेन, इसको कहते हैं हम ज्वाइनिंग चेन, यानी या जे चेन कहते हैं। जे चेन उनमें है जिसमें एक से ज़्यादा यूनिट है। जैसे IgA जो है डायमेरिक है, तो वहाँ पर जे चेन है, ज्वाइनिंग चेन, अलग अलग यूनिट्स को जोड़ने के लिए। तो IgM उसमें भी बहुत सारे सब यूनिट्स हैं, तो उनमें भी जोड़ने के लिए ये जे चेन है। ठीक है, तो जे चेन किस किस में? IgA और IgM में। ठीक है, तो अगर हम हिंज की बात करेंगे तो यहाँ पर आप फिर से देख लेना, हिंज रीजन यहाँ पर भी दिखाया गया है। ये जो रेड पार्ट है, ये हिंज रीजन। ठीक है, IgD में है, IgG में है, और IgA में भी हिंज रीजन है। ठीक है, बाकी E और M में हिंज रीजन नहीं है। D में है, G में है, D में है और A में है। इन तीनों में ये हिंज रीजन है। ठीक है, तो यहाँ ये चीज़ भी आपको समझ आ गया। और एक चीज़ यहाँ पर आपको बता दूँ, मैंने पहले एंटीजन और एंटीबॉडी की बात किया था। मान लो ये एक एंटीजन है, देखो ये एक एंटीजन है, एंटीजन है, इसके साथ एंटीबॉडी बाइंड होता है। तो एंटीजन का वो हिस्सा जिसके साथ एंटीबॉडी बाइंड होती है, अब पूरे एंटीजन के साथ बाइंड नहीं होता, एंटीजन के एक छोटा सा पार्ट है उसके साथ बाइंड होती है। मिसाल जैसे यहाँ पर एक ब्लू रीजन है, उसके साथ बाइंड होती है। तो एंटीजन का वो हिस्सा जिसके साथ एंटीबॉडी बाइंड होता है उसको हम एपिटोप कहते हैं। तो एपिटोप इज़ द पर्टिकुलर रीजन टू विच एन एंटीबॉडी बाइंड्स, उसको हम एपिटोप कहते हैं। तो एंटीबॉडी का वो हिस्सा जो उसके साथ बाइंड होती है उसको पैराटोप कहते हैं। तो एक्चुअली एपिटोप और पैराटोप आपस में लिंक होती है। एपिटोप ऑफ एंटीजन, पैराटोप ऑफ एंटीबॉडी, ये बाइंड होती है। और जिस
रीजन में ये पैराटोप है उसी को हम वेरिएबल रीजन कहते हैं। ये पार्ट वेरिएबल रीजन है। जो यहाँ आपको हैवी चेन का यहाँ पर आपको येलो में नज़र आ रहा है, लाइट चेन का ऑरेंज में नज़र आ रहा है, तो ये वाला पार्ट वेरिएबल रीजन है। यही पार्ट एंटीजन के साथ बाइंड होती है। तो एंटीजन का वो हिस्सा जिसके साथ एंटीबॉडी बाइंड होता है उसको हम एपिटोप कहते हैं, और एंटीबॉडी का वो हिस्सा जो एंटीजन के साथ बाइंड होती है उसको हम पैराटोप कहते हैं। तो जब भी एंटीजन एंटीबॉडी बाइंड होती है तो एपिटोप और पैराटोप आपस में बाइंड होती है। ये दोनों कंप्लीमेंट्री होती है, इसका स्ट्रक्चर मैचिंग होता है, तभी ये बाइंड हो सकते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ बताया मैंने। इसके बाद और एक चीज़ यहाँ पर एंटीबॉडी के बारे में पूछ सकता है। एंटीबॉडी को डाइजेस्ट कर सकते हैं दो किस्म के एंजाइम के साथ, ये भी पूछता है। एक है पेप्सिन, एक है पेपेन। ये अक्सर पूछता है। अगर हम एंटीबॉडी को पेप्सिन से डाइजेस्ट करेंगे तो कितने फ्रेगमेंट्स बनेंगे, अगर हम एंटीबॉडी को पेपेन से डाइजेस्ट करेंगे तो कितने फ्रेगमेंट्स बनेंगे। तो ये तो यहाँ पर ज़रूरी है आपको बताना। अगर हम पेप्सिन से डाइजेस्ट करेंगे एंटीबॉडी को तो पेप्सिन जो है हमेशा हिंज रीजन से नीचे तोड़ता है, मतलब यहाँ तोड़ता है। पेप्सिन हिंज रीजन से पहले तोड़ता है या डाइसल्फाइड बॉन्ड से नीचे तोड़ता है। तो जब ऐसा होता है तो ये जो FAB है, FAB पार्ट, ये दोनों आपस में लिंक रहता है डाइसल्फाइड बॉन्ड के साथ, है ना। तो FAB ये एक, FAB ये एक, FAB 2 बार हो गया। तो यहाँ पर फार्मूला रहेगी आपका FAB2, है ना। ये एक FAB, ये एक FAB, दोनों डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ा रहता है। क्यों? क्योंकि पेप्सिन ने तोड़ा हैवी चेन को डाइसल्फाइड बॉन्ड से नीचे। ठीक है, जब डाइसल्फाइड बॉन्ड से नीचे तोड़ता है पेप्सिन तो FAB दोनों आपस में लिंक रहता है। तो उस वक्त क्या बन गया, FAB दोनों जुड़ा रह गया। ठीक है, अलग अलग नहीं हुआ, तो FAB2 हो गया। और पीछे क्या बचेगा, पीछे आपका बचेगा ये हैवी चेन अलग से, सॉरी FC रीजन अलग से। FAB दोनों लिंक रह गया, FC अलग से होगा। तो इस तरह से मैं बताऊंगा आपको, FAB2 प्लस FC कब बनेगा, जब पेप्सिन से डाइजेस्ट करेंगे, ये याद रखना है। When an antibody is digested with pepsin, the pepsin breaks the heavy chain below the disulfide bond. With the result, the two FAB remains linked together in the form of FAB2। यहाँ पर भी लिखा है FAB2 प्लस जो अलग हो गया FC ये, तो यहाँ पर FC अलग से हो गया। तो FAB2 प्लस FC प्रोडक्ट कब बनेगा, व्हेन द एंटीबॉडी इज डाइजेस्टेड बाय पेप्सिन। समझ गया। अच्छा, दूसरा, जब इसी एंटीबॉडी को पेपेन से डाइजेस्ट करेंगे, पेपेन से, तो ये एंटीबॉडी को तोड़ता है डाइसल्फाइड बॉन्ड के ऊपर, यहाँ पर तोड़ता है। तो यहाँ पर टूटने से क्या हुआ, FAB दोनों अलग अलग हो गए, ये FAB अलग अलग, तो साथ हो जाएगा 2 FAB, 2 सामने आएगा 2 FAB। यहाँ पर FAB2 है, साथ में होगा, तो जब FAB अलग अलग हो जाएंगे तो 2 FAB, 2 आगे प्लस FC तो दोनों सूरतों में FC अलग हो जाएंगे, और FC इस बार FC में दोनों हैवी चेन आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड से लिंक है। ठीक है, तो लिंक हो या ना हो उसको हम FC ही कहते हैं। तो 2 FAB प्लस FC कब बनेगा, 2 FAB प्लस FC कब बनेगा प्रोडक्ट, जब पेपेन से डाइजेस्ट करेंगे। FAB2 प्लस FC कब बनेगा, जब पेप्सिन से डाइजेस्ट करेंगे। अच्छा, और एक डाइजेशन, अब उसको डाइजेशन नहीं कहेंगे, उसको हम कहेंगे डीनेचुरेशन। जब हम मर्केप्टो इथेनॉल से ट्रीटमेंट करेंगे इसको, इम्यूनोग्लोबुलिन को, तो मर्केप्टो इथेनॉल रिड्यूस करता है डाइसल्फाइड बॉन्ड्स को।
तो वो सिर्फ डाइसल्फाइड बॉन्ड्स को तोड़ता है। मरकप्टो इथेनॉल, मरकप्टो मीन्स सल्फर, मरकप्टो इथेनॉल रिडक्शन करने से डाइसल्फाइड बॉन्ड्स टूट जाती है। तो जहाँ जहाँ डाइसल्फाइड बॉन्ड होगा वो टूट जाएंगे। तो क्या होगा, देखो इस और इसके दरमियान डाइसल्फाइड बॉन्ड है, हैवी और लाइट के दरमियान, यहाँ पर भी, और हैवी और हैवी के दरमियान भी डाइसल्फाइड बॉन्ड्स है। तो जब ऐसा होता है तो हैवी चेन और लाइट चेन अलग अलग हो जाएंगे। देखो ये हैवी चेन, ये हैवी चेन अलग, ये लाइट चेन, ये लाइट चेन अलग। तो 2H प्लस 2L है ना, 2 हैवी चेन प्लस 2 लाइट चेन। तो ये कब बनता है, जब डाइसल्फाइड बॉन्ड्स ख़त्म हो जाएंगे। वो कब ख़त्म होता है, जब मरकप्टो इथेनॉल के साथ ट्रीटमेंट करेंगे किसकी, एंटीबॉडी की या इम्यूनोग्लोबुलिन की। तो यहाँ पर मैं एक बार फिर से समराइज़ करता हूँ ताकि ये याद रहे। व्हेन द immunoglobulin is treated with pepsin, pepsin digests the या breaks the immunoglobulin below the disulfide linkage. With the result, FAB fragments remain linked together in the form of FAB2. तो इसके साथ बनेगा FC, FAB whole 2 plus FC, पेप्सिन डाइजेशन से बनता है। When the same antibody is ट्रीटेड विद पेपेन, तो पेपेन उसको डाइजेस्ट करता है एबव द डाइसल्फाइड बॉन्ड। उससे क्या होता है, FAB दोनों अलग अलग होते हैं, यानी 2 FAB ये यहाँ पर प्लस FC। तो 2 FAB प्लस FC कब बनता है, जब पेपेन से डाइजेस्ट करते हैं। तो उसी एंटीबॉडी को अगर हम मरकप्टो इथेनॉल से रिड्यूस करेंगे तो डाइसल्फाइड बॉन्ड्स टूट जाएंगे। उस तरह से हैवी चेन दो अलग, लाइट चेन दो अलग हो जाएगा, 2H प्लस 2L हो जाएगा। ठीक है, तो यहीं पर रखते हैं। कल हम इसको एंटीबॉडीज़ के टाइप्स को और उनके फंक्शंस को बताएंगे। ठीक है, तो आज इतना ही। फ़ी अमान अल्लाह, खुदा हाफिज़।